Hello students, once again I welcome to all of you in my class. Students, पिछले कई दिनों से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, आज हम इनकी रिमेनिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अर्लियर लेक्चर्स में, कई बार अपन रिपीट कर चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी मेन जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है. तो ये फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ आगे बढ़ने से पहले कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में या संक्रमण तत्वों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं. यानी इसमें डी कक्षक में जगह काफ़ी खाली रहती है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं. तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनका रंग, ये सब पढ़ चुके हैं. अब हम ये देखेंगे इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़. ठीक है, उसमें अपन सबसे पहले तो लेते हैं रिएक्टिविटी यानी सक्रियता. जो संक्रमण धातु हैं वो हमारे जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल S1 और S2, इनकी तुलना में काफ़ी कम सक्रिय होते हैं. ये एक अजीब सी बात आ गई, अलग बात आ गई. अभी तक अपन क्या देखते हैं, हमेशा अपन देख रहे थे डी ब्लॉक के एलिमेंट उनसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनसे ज़्यादा कलर्ड होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हम रिएक्टिविटी या सक्रियता में हम कह सकते हैं कि वो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा काफ़ी कम सक्रिय होते हैं. इसका कारण क्या है? इसका कारण निम्न है. पहला है स्मॉल साइज. इनका साइज छोटा होता है. साइज छोटा होने का, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे जैसे साइज इनका छोटा होता है, इनका आयनन विभव का मान ज़्यादा होता है. जब आयनन विभव का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आयनन विभव क्या कहते हैं? जिसमें किसी भी तत्व की ग्राउंड स्टेट में जो सबसे बाह्यतम कक्षक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है. तो जब इलेक्ट्रॉन, इसमें आयनन विभव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो यानी हम क्या कहेंगे, इनका धातु आयन बनाने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी आसानी से आयनीकृत नहीं होते हैं. इससे क्या होते हैं? कंपैरेटिवली कम सक्रिय होते हैं. दूसरा क्या है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनके बहुत ज़्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है. लेकिन साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक यौगिकों में संभव नहीं है. यानी एक या दो इलेक्ट्रॉन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आपके एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो तो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं होता, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है. ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं. सहसंयोजक बंध बनाने के कारण ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का मान कैसा होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए भी ये कम सक्रिय होते हैं. ठीक है, और क्या है, इनके आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान भी काफ़ी कम होता है. तो इन सब की कारणों से अपन क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं. और दूसरे फिर इनकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कैटालिटिक एक्टिविटी. कैटालिटिक एक्टिविटीज मीन्स उत्प्रेरक क्षमता. तो उत्प्रेरक अपन जानते हैं क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि इनमें खाली डी कक्षक होते हैं. खाली डी कक्षक होने के कारण क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनकी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है. उस इंटरमीडिएट स्टेज में क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को काफ़ी कम कर देते हैं. क्योंकि क्या करते हैं, ये जो डी कक्षक हैं, इन खाली डी कक्षकों का उपयोग करते हैं और उसके कारण इनके क्या करते हैं, कि अनुकूल ऊर्जा के लिए ये रूट उपलब्ध करवाते हैं. ठीक है, और इनका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपन उसको जो है एक अलग केमिस्ट्री में भी आगे चल के पढ़ते हैं, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या संकुल बनाने की प्रवृत्ति.
आयनिक यौगिक बहुत अच्छे संकुल बनाते हैं। जितने भी आप संकुल देखोगे उसमें अधिकतर क्या होते हैं, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर होंगे, कोई ना कोई डी ब्लॉक का तत्व जरूर होगा अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस में। और ये कॉम्प्लेक्सेस इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये आगे चल के कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ब्रांच भी हो गई है, जिसको अपन पेपर हो गया, जिसको अपन अलग से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्सेस का अपन आपकी इसी क्लास में सेकेंड ईयर में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है, सबसे अभी तो आप ये देख लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल आयंस होती हैं, ये मेटल आयन जो लोन पेयर वाले जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कंपाउंड होंगे, एलिमेंट होंगे, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, इन सब से लोन पेयर को एक्सेप्ट करके या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। उन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये बंध के एक नया कैटेगरी बनाते हैं कंपाउंड्स की, जिनको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। और जिन कंपाउंड्स है ये लोन पेयर लेते हैं वो कहलाते हैं आपके लिगेंड। ठीक है, तो अभी तो अपन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या जो इनके जो मेटल्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वो लिगेंड्स है लोन पेयर एक्सेप्ट करके, या लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हैं और उसके कारण वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का कारण क्या है? इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का सबसे पहला कारण है, जो अपन बार बार पढ़ते हुए आए, कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। अब साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इनका जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी यानी कि इनका जो घनत्व होता है, आवेश घनत्व जो होता है, स्मॉल साइज होने के कारण इनका चार्ज घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इनका जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा, इनका क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने से क्या होता है कि ये जो है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इनका अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली डी ऑर्बिटल बट इनके पास NS, NP और N-1 क्या क्या होते हैं, NS, NP और N-1 डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, वेकेंट होते हैं। और ये ऑर्बिटल्स फिर क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है, these orbitals can easily hybridize to form hybrid orbitals of equal energy। मतलब क्या होता है, इनके पास NS, NP और N-1D ये ऑर्बिटल इनके पास खाली होते हैं और ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और इक्वल एनर्जी के, समान ऊर्जा के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने से क्या होता है कि ये इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण कि ये कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है,
और इसके बाद इनका एक और है, इनके पास लास्ट है इनका, कि इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये जो मेटल्स, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती हैं, यानी ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकते हैं और इसके कारण भी ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बना सकते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज के कारण कौन कौन सी, छोटा आकार, खाली कक्षकों की उपलब्धता और इनके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। ठीक है। और एक इनकी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इनकी हाइड्रोलिटिक टेंडेंसी, हाइड्रोलिक टेंडेंसी ऑफ आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंडेंसी ऑफ आयंस। ठीक है। इसका क्या है, जब भी अपन ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स को जो लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और इनका क्या है n-1d ऑर्बिटल, यानी पेनल्टीमेट शेल इनका पार्शियली फिल्ड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स को हम जानते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनका पेनल्टीमेट शेल जो है पॉजिटिवली पार्शियली फिल्ड होता है। तो जब इस तरीके के सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि जो ऑक्सीजन का, जो वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो इनके कैटायन की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जो कैटायन होता है ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके इनके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। उसके कारण जो ऑक्सीजन है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड पेयर होता है, वो उसका जो OH बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा वो बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है उससे। जैसे मान लीजिए अपने पास FeCl3 है। ठीक है। FeCl3 में Fe क्या है आपका, ट्रांजिशन कंपाउंड है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें आयरन किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हम इस FeCl3 को पानी में घोलते हैं तो क्या हुआ, ये किस में टूट जाता है, Fe+3 में। तो Fe+3। ठीक है। जब ये Fe+ इसको हम पानी में घोलेंगे तो एक तो क्या हुआ, Fe+3 मिला। अब ये Fe+3 क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से इस तरीके से अट्रैक्ट होगा कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, सॉरी इसको अपन दोबारा लिखते हैं, ये आपका Fe+3 है। इसको अपन ने जब पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल OH एंड OH। ठीक है। और ये ऑक्सीजन के पास क्या हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है। तो ये इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो किसकी तरफ रहेगा, कैटायन की तरफ रहेगा। और ये ऑक्सीजन के, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Fe
है ना। और इससे क्या करा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया H एंड H, और ये एक ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है, ये बन गया। अब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया +3, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी भी OH का जो H आयन है उसको अपनी तरफ ले लेगा और क्या बना लेगा, FeOH, ठीक है, होल ट्वाइस +2 + H आयन। यानी क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है ये अब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये कैसे पूरा करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल हैं उसके एक OH को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ क्या बना लेगा, OH+2 बन गया और ये हाइड्रोजन आपका निकल गया, ठीक है। इसके कारण हमें क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होने का कारण क्या है कि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में इससे इस तरह अट्रैक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर से इंटरेक्ट करके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करेंगे। इन टर्न ऑक्सीजन क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है दूसरे किसी के भी, उसको जो है OH बॉन्ड को अपनी तरफ, OH बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इसके पास क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर थे वो यहाँ पे क्या सुनेंगे, पूरे हो जाएंगे और इसके कारण हमें क्या मिलेगा, इनके हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यौगिक है, मेटल्स के यौगिक हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि उनमें उपयुक्त ऊर्जा के खाली कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स का या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक खास गुण होता है, वो होता है हाइड्रोलिटिक टेंडेंसी, जिसके कारण हमें इनके हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये हमारे डी ब्लॉक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी और इन अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम आगे के चैप्टर्स में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे इनको यूज करेंगे और उसके बाद हम इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी तरह समझ में आएगी। जब आपको डी ब्लॉक के गुण समझ में आ जाएंगे तो आप उनसे आराम से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टर्न पे, आज बस अपना डी ब्लॉक खत्म हो गया, अपन नेक्स्ट टर्न पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करेंगे। थैंक्स।